हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज की इस वीडियो में आपसे हार्टनेल गवर्नर डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप गवर्नर का बेसिक जरूर जान लेना। ऊपर मैंने वीडियो डाल दी होगी, ये पॉप हो गई है। बाकी आपको इससे पहले वॉट और पॉटर गवर्नर की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो चलेगा, लेकिन बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्टनेल गवर्नर को मैं 3 पॉइंट से सिंपल सा समझाना चाहता हूँ। पहली बात, ये स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। अगर आपको स्प्रिंग लोडेड के बारे में अंदाजा है तो ये बेसिकली इसके अंदर जो आप लोडिंग करते हैं, जैसे आपने पोर्टर गवर्नर के अंदर डेड वेट यूज करा था, इसके अंदर आप यूज करते हैं स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग जो है आपका कंप्रेसिव फॉर्म में इसके अंदर होता है और जो ऑपोजिट फोर्स लगाता है आपकी स्लीव पर। उसमें तो वेट नीचे अपना खींचता था, वेट अपनी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है मास को, तो वेट एक्ट करता था डाउनवर्ड। इसके अंदर जो स्प्रिंग का कंप्रेसिव नेचर है वो खींचता है नीचे की तरफ को आपके स्लीव को। अब आता है सेकंड, ये है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आपको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, कि जो इसकी फंक्शनिंग होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। थर्ड आता है आपका यूजेस बेल क्रैंक लीवर्स। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है अभी समझा देता हूं आपको। ये सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए कि क्या होता है आपका हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी ये जो स्लीव है इससे 2 बेल क्रैंक लीवर अटैच होता है। ये 2 बेल क्रैंक लीवर्स हैं और उसके ऊपर फ्लाई बॉल्स प्रेजेंट होती है। फ्लाई बॉल्स का अगर हम मास को स्मॉल एम माने तो ये जो आपकी फ्लाई बॉल हो गई, ये आपकी इससे कनेक्टेड होती है। जैसे आप हाथ ऐसे खड़े करिए, जैसे इसकी शेप है, तो ये मान लीजिए आपके जो पाम है ये हो गई आपकी फ्लाई बॉल, और जो आपके पूरे आर्म्स है यानी जो आपके जॉइंट्स है, एल्बोज है, ये हो गई आपकी बेल क्रैंक लीवर। अब जब आप देखेंगे तो ये नीचे ये बना रखा है मैंने, ये है आपके 2 रोलर्स। ये रोलर्स बेसिकली इसके मोशन को करता है, यानी जो एल शेप का, ये परफेक्ट एल नहीं होता, ये ऐसे घूमता रहता है ड्यू टू स्पीड वेरिएशन। और इसके यहाँ पे एक हिंज लगी होती है जो इसकी लिमिट करती है। ये पूरा सीधा नहीं हो जाता, हाई स्पीड में जब ये घूमेगा तो ये धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलेंगे। जो गोले हैं, ये जो फ्लाई बॉल्स है, बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये इतनी भी बाहर नहीं जाएंगे कि पूरी तरह सीधे हो जाए। उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम इंटरनली कुछ वो कर देते हैं, छोटा सा एक हिंज वगैरह लगा देते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें मैंने स्पिंडल जो है आपका जो सेंटर पार्ट होता है, ये इससे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया है और उस स्प्रिंग के ऊपर ये आउटर कवरिंग है जो इसको बचाती है किसी भी तरीके से, और इसके ऊपर मैंने एक नट लगाया। ये जो नट का काम क्या है, ये इस स्प्रिंग की कंप्रेसिव फोर्स को कंट्रोल करता है। यहां पे मैंने जो स्प्रिंग की पावर डिलीवर कर रखी है इस स्लीव पर, इसको स्लीव कहते हैं। ये स्लीव ही ऊपर नीचे होता है और जो इसकी पोजीशन है ये बाहर की तरफ जाती है जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अंदर की तरफ आती है जब स्पीड डिक्रीज होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये स्प्रिंग है ये इस पे फोर्स लगाता है नीचे की तरफ स्लीव पर। और जो ये है, ये रोलर, ये जो कॉलर है आपने जो यहाँ पे लगा रखे हैं, उसकी वजह से ये इक्वल प्रेशर डालता है आपके स्लीव पर। तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। हमें इस स्प्रिंग की स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे, अब जैसे मान ले हमने पूरा डायग्राम लेते हैं, इसमें हम इसका हाफ पार्ट लेंगे। हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने 2 केसेस लिए हैं, केस 1 एंड केस 2। अब अगर आप केस 1 एंड केस 2 को जरा ध्यान से समझेंगे तो केस 1 एंड केस 2 के अंदर आपके पहला केस आता है जब स्पीड कम होती है। जब पहले स्पीड कम होगी, जो स्पिंडल जो था वो जब कम स्पीड पर रोटेट कर रहा होगा, तो जो आपकी स्लीव है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये जो फ्लाई बॉल है ये आपके सेंटर के करीब आ जाएगी, यानी आपके स्प्रिंग के करीब आ जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा। और जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो स्लीव है, यहाँ पे मान लीजिए स्लीव थी, ये चढ़ के यहाँ तक आ जाएगी। और जैसे ये यहाँ तक आएगी तो ये ऊपर हो जाएगी, ये वाली आर्म। पहले तो नीचे थी, अब ये ऊपर हो गई आर्म, और ये जो है ये आगे की तरफ भाग गया, यानी ये आपका फ्लाई बॉल दूर हो गया आपके सेंटर से। तो हम क्या करते हैं, 2 केसेस को लेकर मोमेंट निकालते हैं इस हिंज के अलाउंग। ये वाला जो हिंज है आपका, जो मैंने हिंज बना रखा था उसमें, उस हिंज के अलाउंग आप इसका मोमेंट निकालेंगे। तो पहले टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। आपको पता है इसका स्मॉल एम मास है, तो इसकी ग्रेविटी से mg लगेगी, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है F1, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R1। यहाँ पे मैंने लिखा है, और R1 इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पिंडल एक्सेस। अब हम इसी को ही सेकंड में देखें तो यहाँ पे मैंने R2 जो डिस्टेंस लिया है पूरा, ये R2 ये वाला, ये लिया है मैंने इस फ्लाई बॉल का सेंटर ऑफ स्पिंडल से, और उसको दिया है मैंने F2 नाम, और F2 की वैल्यू आ गई आपकी m ओमेगा स्क्वायर R2। यहाँ पर मैंने इसका मास सेम है क्योंकि, तो यहाँ पे मैं स्मॉल mg लिखूंगा, और F2 फोर्स मैंने बाहर की तरफ कर दी। अब यहाँ पर मैं देखा तो मैंने इस नॉमेनक्लेचर को यहाँ पर मैंने A2 दिया है नाम, जो डिस्टेंस है इस वाले परपेंडिकुलर का फ्रॉम फ्लाई बॉल।
अब यहाँ पे मैंने इस फ्लाई बॉल के डिस्टेंस को इसके परपेंडिकुलर से यहाँ पे A1 नाम दिया है। ऐसे ही मैंने जो सेकंड वाला लोअर आर्म है उस लोअर आर्म के डिस्टेंस को B2 दिया है, यहाँ पर मैंने B1 दिया है। और जब आप इस पर फोर्सेस देखें, यहाँ पर जो ये स्लीव था इस पे दो फोर्सेस लेंगे एक्चुअली में। इसमें एक तो आपका लगेगा जो मास ऑफ द स्लीव है, यहाँ पर मैंने मास ऑफ द स्लीव को कैपिटल M लिया है, और जो आपकी स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग भी इसमें ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, उसको मैंने FS लिया है। FS यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्प्रिंग फोर्स, उसको मैंने लिया है यहाँ पर। इसलिए लिया है क्योंकि जो उन दोनों जो फोर्स होंगी उस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे एक्चुअली में उसी पॉइंट पर। एक तो उसका मास वाला फोर्स यानी जो उसका वेट है उस स्लीव का, और जो उसका स्प्रिंग फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने दोनों को लिख रखा है। इसको मैंने FS1 लिखा है, इसको FS2 लिखा है। बाकी कैपिटल MG/2 कैपिटल MG/2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम हाफ का ले रहे हैं। और जो ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये C2 ली है, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये C1 ली है। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखें तो F1 की वैल्यू, ये जो मैंने ये लिया है, ये लिया है C1, और जो मैंने यहां पे लिया है ये लिया है C2। मतलब बेसिकली उस हिंज की इसके मैक्सिमम तक, यानी जहां पर ये फ्लाई बॉल है उसके डिस्टेंस ले ली C2, यहां पर ले ली C1। अब अगर आप क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं पॉइंट O के अबाउट, दोनों केसेस में एक साथ लिख रहा हूं। तो पहले केस में देखो आप F1 इंटू C1, F1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस O पॉइंट से क्या होगा, ये वाला, और ये क्या दे रखा है C1। देयरफॉर F1 इंटू C1 इक्वल्स टू, अब ये दो फोर्सेस लग रहे हैं mg/2 और FS1/2, और दोनों की डिस्टेंस क्या है B1। देयरफॉर B1 हम कॉमन ले लेंगे, B1 कॉमन ले लिया, FS1/2 प्लस mg/2। ठीक है, प्लस अब ये mg वाला फोर्स भी है जो इसका अपना वेट है फ्लाई बॉल का, वो है स्मॉल mg। अब स्मॉल mg की क्या डिस्टेंस है इससे, वो है इसकी A1। देयरफॉर स्मॉल mg इंटू A1। ऐसे इस केस में आप इसके पास नोटेशन चेंज कर देंगे, स्मॉल mg इंटू A2। अब यहां पर आपका आता है FC, यहाँ पे FC नहीं होगा, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F1 था तो यहाँ F2 होगा। F2 इंटू C2 इक्वल्स टू कैपिटल MG प्लस माइनस FS2/2 B1 प्लस MG। ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में बस नोटेशन चेंज करनी है। अब यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया है θ1, इसका इंक्लिनेशन ले लिया है वर्टिकल से, और इसका इंक्लिनेशन ले लिया है θ2। अब मैंने θ1 नॉट इक्वल टू θ2 लिया था, तब जाके इक्वेशंस बनी थी। अब हम आगे चलते हैं। अगर ये दोनों आर्म्स वर्टिकल है, मैंने अगर इन दोनों आर्म्स को वर्टिकल ले रखा है, तो इसके अंदर जो आपकी A1 की वैल्यू है, यानी जो आपका अपर, ये आप देख सकते हैं, अगर मैंने इनको वर्टिकल लिया होता तो क्या होता, अगर मैंने इनको वर्टिकल लिया होता तो ये जो एंगल मैंने θ1 दिया है 0 हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे जो मैंने एंगल θ2 लिया ये भी 0 हो जाता, यानी ये एक ही उस पर लाई करते, इसी वर्टिकल पर लाई करते, और जो इसकी वैल्यू होती है इसके बराबर हो जाती। देयरफॉर A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 0, यानी जो आपका A1 था, A1 और A2 इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती, और जो आपका C1 था, आपका यहाँ पे C1 था, ये C2 के बराबर हो जाता, तो हम उसको C लिख सकते हैं। और जो आपका B2 था ये B1 के बराबर हो जाता, और हम इसको B लिख सकते हैं। तो ये मैंने तीन चीजें यहाँ पर लिख दी है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, एंड B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B। अब हम लिख सकते हैं उन्हीं इक्वेशंस को दोबारा लिख रहे हैं, रेक्टिफाई करके उसको लिखते हैं F1 इंटू C इक्वल्स टू कैपिटल MG प्लस FS1/2 इंटू B, एंड सेकेंड F2 इंटू C इक्वल्स टू कैपिटल MG प्लस FS2/2 इंटू B। ये आ गई आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से माइनस कर देंगे। क्यों करना है, क्योंकि बेसिकली हमें इसके अंदर स्टिफनेस का फैक्टर कहीं ना कहीं से लाना है, और स्टिफनेस का फैक्टर जब तक नहीं आएगा जब तक हम FS1 और FS2 को माइनस की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट ना कर ले, यानी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जिसके अंदर FS2 माइनस FS1 आए, तो हम उसको निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। आप देख सकते हैं B कॉमन आ रहा है और हाफ कॉमन आ रहा है, तो B/2 तो कॉमन ले लिया, MG कैपिटल MG माइनस में थे इसलिए कट गए, तो आ गया आपका C, इसमें C कॉमन आ गया, C F2 माइनस F1 इक्वल्स टू स्मॉल B/2 FS2 माइनस FS1। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम शिफ्टिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें FS2 माइनस FS1 की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं FS2 माइनस FS1 को इधर रखते हैं, इधर लिखते हैं 2C/B F2 माइनस F1। अब आता है मेन काम। अब यहां से आपको समझना है कि FS2 माइनस FS1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि FS क्या था, हमारा स्प्रिंग फोर्स था, तो जो उसका डिफरेंस होगा वो हमने डिफाइन कर दिया Q इंटू S से, वेयर Q इज द मोमेंट ऑफ स्लीव, हमारा स्लीव का मूवमेंट,
मूवमेंट, नॉट मोमेंट, इट्स मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। एंड एस इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की स्टिफनेस जो हमें निकालनी है। अब हम क्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? क्यू इज डिफाइंड बाय थीटा इंटू बी। बी आपकी हो गई लोअर आर्म की लेंथ, जो उसके अंदर लोअर आर्म थी बेल क्रैंक की, जो ऐसे करके बेल क्रैंक की थी, तो ये वाली जो लेंथ थी। अब हम करते हैं थीटा को भी डिफाइंड। थीटा इज डिफाइंड एज R2 माइनस R1 बाय स्मॉल सी। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे और इसको फाइनल इधर पुट कर देंगे आपकी FS2 माइनस FS1 वाली इक्वेशन में। तो आगे आपका 2C बाय बी, ऊपर से देख के 2C बाय बी F2 माइनस F1 इक्वल टू थीटा बी डॉट एस। यहाँ पे हमने लिख दिया थीटा बी, यहाँ लिख देता थीटा बी, और एस तो इसमें था ही, तो आगे आपका थीटा बी इंटू एस, क्योंकि F2 माइनस S1 में QS था ना, तो Q की वैल्यू थीटा बी थी। देयरफॉर FS2 माइनस FS1 इक्वल्स टू थीटा बी इंटू एस, थीटा बी एस लिख दिया। अब दैट इज इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू इसमें डाल दी, तो R2 माइनस R1 बाय स्मॉल सी इंटू बी एस। तो उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपका सब कुछ आ चुका है। 2C बाय बी F2 माइनस F1 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन सी इंटू बी एस। अब एस को रखेंगे एक तरफ, इसकी शिफ्टिंग कर देंगे, उस शिफ्टिंग के बाद आपका आता है आंसर स्टिफनेस इक्वल टू 2C स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट F2 माइनस F1 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये आपका हो गया फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ स्टिफनेस। हार्टनेल गवर्नर के अंदर हम बेसिकली स्पीड और हाइट का रिलेशन इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पीड और हाइट वेरी बहुत अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग का भी सिस्टम है, और क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्म, क्योंकि इसके ऊपर वाले एंड्स तो फ्री हैं, उसमें तो आपने फ्लाई बॉल लगा रखी है, उसमें तो हिंज थे, 2 हिंज थे और उसके बीच में फ्लाई बॉल थी। लेकिन इसके अंदर क्या था? 2 हिंज तो हैं, लेकिन इसमें फ्री फ्लाई बॉल्स है, फ्लाई बॉल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड इतना ज्यादा नहीं है, तो हम इसकी स्टिफनेस निकालते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आता है लाइक मारो, और अगर पढ़ाई के चक्कर में तो सब्सक्राइब करो उस लाल बटन के साथ, तुम उसका हार्टनेल गवर्नर कर मारो या उसकी स्टिफनेस निकाल मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार, अगली वीडियो के मिलता हूँ, बाय।